हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन में, जहां पर एम्ब्रेयर द्वारा ये दावा किया गया है कि वो इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ टॉक्स में है C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट के ऑफरिंग को लेकर। तो ये एक मीडियम लिफ्ट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है, मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है और यहाँ तक कि ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी परफॉर्म कर सकता है। और खाली ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग खुद परफॉर्म नहीं कर सकता, बल्कि एज अ रिफ्यूलर भी ऐड कर सकता है। और इसका KC390 वर्जन जो है वो प्रॉपर एयर टू एयर रिफ्यूलर है। तो आज के इस वीडियो में हम C390 को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स में ये कहाँ पर फिट होता है या फिर हो सकेगा और कितने बड़े नंबर में ये एयरक्राफ्ट लिए जा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हमारे प्रमोशनल पार्टनर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो हम आपको देना चाहते हैं। तो अगर आप NDA और CDS के एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी की तरफ से मॉक टेस्ट चलाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, ब्रेव हार्ट्स के नाम से, जिसके अंतर्गत आप अपनी तैयारियों को चेक कर सकते हैं और जो फ्री मॉक टेस्ट है उसको दे सकते हैं। तो ये 8 तारीख को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें अगर आप NDA एस्पिरेंट हैं तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल साइंस के टेस्ट जो हैं वो आपको मिलेंगे। और अगर आप CDS एस्पिरेंट हैं तो आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का टेस्ट मिलेगा। तो अगर आप NDA और CDS एस्पिरेंट हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारियां चल रही होंगी, तो अपनी तैयारियों को चेक करने का मौका वो भी मुफ्त में आपको यहाँ मिल रहा है। ज़रूरी लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा रेफरल कोड याद रखिएगा, मैट्रिक्स10। लिंक खोलकर लॉगिन करके आप वहाँ पर एनरोल कर सकते हैं और समय आने पर साइट को विजिट करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक और फ्यूचर में आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। याद रखिएगा, ज़रूरी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जब हम बात करते हैं एम्ब्रेयर के C390 प्लेटफॉर्म की, तो ये काफ़ी नया प्लेटफॉर्म है जो कि एक्चुअली ऑपरेशनल आज से 3 साल पहले ही हुआ है और खाली 8 के नंबर में ही अभी तक इनको बनाया गया है। और इनके जो यूज़र्स हैं उसमें ब्राज़ीलियन एयरफोर्स आती है, पुर्तगीज़ एयरफोर्स आती है और हंगेरियन एयरफोर्स आती है। तो ये एक 26 टन क्लास कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये 26 टन पेलोड कैरी करने में सक्षम है। तो अगर हम इंडियन एयरफोर्स के कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो IL-76 जो है वो 45 टू 50 टन के आसपास पेलोड कैरी कर सकता है। वहीं पर C-17 ग्लोबमास्टर जो है वो अराउंड 75 टन के आसपास का पेलोड कैरी कर सकता है। छोटे प्लेटफॉर्म की बात करें जिसमें AN-32 जैसे प्लेटफॉर्म है, ये 7 यानी कि 7 टन के आसपास का पेलोड कैरी कर सकते हैं। वहीं पर बात करें C-130 J-30 सुपर हरक्यूलिस की, जो कि एक्सटेंडेड वर्जन है सुपर हरक्यूलिस का, इसकी मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी जो है वो 20 टन के आसपास की है। तो रफली आप ये कह सकते हैं कि ये C-130 J-30 सुपर हरक्यूलिस की कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, जो कि हम 12 के नंबर में यानी कि 12 के नंबर में ऑपरेट करते हैं। ये C-130 J-30 सुपर हरक्यूलिस की कैटेगरी का प्लेटफॉर्म है जिनको हम रिप्लेस नहीं करने वाले हैं, यानी कि अगर ये एयरक्राफ्ट लिए जाते हैं तो उस कैटेगरी में ये एडिशनल नंबर होंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये C-130 J-30 सुपर हरक्यूलिस की कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। तो अगर हम इसको एज एन AN-32 रिप्लेसमेंट देखते हैं तो ये कैटेगरी में फिट नहीं होता, क्योंकि AN-32 जो है वो 7 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, जैसा कि C-295 है जिसको एवरोस को रिप्लेस करने के लिए लिया गया है। तो लॉजिकली C-295 को इन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना चाहिए क्योंकि सिमिलर कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं, पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर केस डिफरेंट है। तो हो सकता है कि इन एयरक्राफ्ट को हंड्रेड्स के नंबर में लिया जाए और इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए और इनसे AN-32 को रिप्लेस किया जाए। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको याद हो, इंडिया और रशिया के बीच में एक MTA नाम का प्रोजेक्ट चलने वाला था, यानी कि मल्टीपर्पस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का, जिसके अंतर्गत 15 से 20 टन क्लास कैटेगरी का यानी कि 15 टू 20 टन क्लास कैटेगरी का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाना था जो कि जेट इंजन पावर होता, जैसा कि C-390 है। तो उस एयरक्राफ्ट को AN-32 का रिप्लेसमेंट देखा जा रहा था, जो कि कैपेसिटी शिफ्ट होता और ओवरऑल जो इंडियन आर्म फोर्सेस की लिफ्टिंग कैपेसिटी है उसको सिग्निफिकेंटली बढ़ाता, जैसा कि हमको चाइना को टैकल करने के लिए चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीबन 100 के आसपास एयरक्राफ्ट जो हैं वो बनाए जाने थे एज एन AN-32 रिप्लेसमेंट इंडियन एयरफोर्स के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली ये जो प्रोग्राम है वो आगे नहीं बढ़ सका और ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टॉल कर गया। लेकिन अगर C-390 को यहाँ पर देखा जा रहा है एक पोटेंशियल MRTA के रिप्लेसमेंट के तौर पर, यानी कि मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पर, तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो 100 के ऊपर हो सकते हैं
और हम यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट का इंडिया में प्रोडक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनके रिक्वायरमेंट जो है वो अब सामने निकल कर क्यों आ रही है। तो इनके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि जो हमारे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जिसमें IL-76 हैं, C-17 ग्लोबमास्टर हैं, तो IL-76 ने अपनी एज जो है वो शो करना चालू कर दिया है और रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद उन एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वहीं पर C-17 ग्लोबमास्टर की बात करें तो पहले तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है, दूसरी चीज़ बोइंग ने इनकी प्रोडक्शन लाइन जो है वो बंद कर रखी है, तो ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होने के बावजूद हम और एयरक्राफ्ट एक्वायर नहीं कर सकते। और वेरी हैवी ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में अगर आप एयरक्राफ्ट को देखेंगे जो कि प्रोडक्शन में है तो खाली आपको IL-76 का MD-90A वर्जन मिलेगा। और अभी की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो रशिया पर और डिपेंड नहीं होना चाहती है। एयरबस का A400M एक अच्छा ऑप्शन है, मैक्सिमम 37 टन की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो दे देता है, पर एक काफ़ी एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है। तो हमारी जो कार्गो लिफ्ट रिक्वायरमेंट है वो अच्छी खासी है, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, इसलिए लॉजिस्टिक सप्लाई, ट्रूप ट्रांसपोर्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। और सिचुएशन बिगड़ने पर जो रैपिड डिप्लॉयमेंट है वो तब अच्छा हो सकता है अगर आपकी ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी हो। और जिस तरह की सिचुएशन अभी चाइना के साथ चल रही है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि हमें अपनी स्ट्रगलिंग ट्रांसपोर्ट फ्लीट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं उनको जल्दी लेने की ज़रूरत है। तो जो C295 की परचेज़ है वो एक सिग्निफिकेंट मूव है। करीबन 56 एयरक्राफ्ट हमने खरीदे हैं, जिनसे हम HS-748 एवरोस को रिप्लेस करेंगे। 16 एयरक्राफ्ट जो हैं वो डायरेक्टली स्पेन से आएंगे और बचे 40 एयरक्राफ्ट जो हैं उनको टाटा एडवांस्ड सिस्टम द्वारा बनाया जाएगा इंडिया में ही। बाकी अगर C390 को भी हम AN32 के रिप्लेसमेंट के तौर पर लेकर आते हैं तो ये एयरक्राफ्ट भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे, क्योंकि हम 100 के ऊपर नंबर्स को ले रहे हैं और हमारे द्वारा ये डेफिनेटली इंश्योर किया जाएगा कि इनको इंडिया में ही बनाया जाए और मेक इन इंडिया मॉडल के अंतर्गत ही इन एयरक्राफ्ट को लिया जाए। एयरक्राफ्ट की बात करें तो एयरक्राफ्ट का जो डिज़ाइन है वो हाई विंग डिज़ाइन है, जैसा कि C-17 ग्लोबमास्टर का है, और डिज़ाइन काफ़ी हद तक मेल खाता है C-17 के डिज़ाइन से। बाकी फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर दिया गया है और जो इंजन यहाँ पर यूज़ किए गए हैं ये इंटरनेशनल एरो इंजन्स के IAE V2500 इंजन्स हैं, जो कि काफ़ी रिलायबल इंजन है और एयरबस के A320 एयरक्राफ्ट में लगे हुए हैं। तो मैक्सिमम थ्रस्ट यहाँ पर आपको 130 किलोन्यूटन्स का मिल जाता है और ये काफ़ी एफिशिएंट इंजन भी है। बाकी कॉकपिट की बात करें तो कंप्लीट ग्लास कॉकपिट है यहाँ पर, और ये एयर टू एयर रिफिलिंग परफॉर्म कर सकते हैं और बिना एयर टू एयर रिफिलिंग के भी आपको अच्छी खासी मैक्सिमम रेंज मिल जाती है। करीबन 6000 किलोमीटर के आसपास ये 14 टन पेलोड के साथ बिना रिफिलिंग के ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप इसे मैक्सिमम रेंज तक स्ट्रेच करते हैं ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक्स को लगाकर तो करीबन 8500 किलोमीटर के आसपास की आपको रेंज मिल जाती है। बाकी रिफ्यूलिंग करके तो आप इसकी रेंज बढ़ा ही सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक बार में 80 ट्रूप्स आ सकते हैं, 66 पैराट्रूपर्स आ सकते हैं और 74 स्ट्रेचर्स आ सकते हैं। बाकी ये मल्टीपर्पज़ एयरक्राफ्ट है तो इससे रिकॉनिजेंस और एयर टू एयर रिफ्यूलर के भी रोल्स जो हैं वो कराए जा सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर डिफरेंट पॉड्स जो हैं वो लग सकते हैं। तो यहाँ राफेल का लाइटिंग पॉड लग सकता है और कोबैम का 900E इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग पॉड लग सकता है। बाकी यहाँ पर DIRCM को भी दिया गया है सेल्फ डिफेंस के लिए, यानी कि डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स को। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रडार वार्निंग रिसीवर, चाफ और फ्लेयर डिस्पेंसर सिस्टम, साथ ही साथ इमरजेंसी इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर सिस्टम, ड्यूल हेड्सअप डिस्प्ले, कंटिन्यूसली कंप्यूटेड ड्रॉप पॉइंट्स यानी कि CCDP, और इसके साथ साथ NVG कंपैटिबल कैबिन जैसे फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं, जैसा कि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट से एक्सपेक्ट किया जाता है। बाकी इनका जो लैंडिंग गियर है वो भी काफ़ी रगेड है, तो रफ एयर स्ट्रिप्स पर भी ये आराम से लैंड कर सकते हैं। तो अगर हम इससे फ्यूचर में AN32 का रिप्लेसमेंट देखते हैं तो ये काफ़ी आइडियल प्लेटफॉर्म है, और जैसा कि हम अपने MTA को चाहते थे वैसी सिमिलर परफॉर्मेंस जो है वो ये एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये आगे देखने वाली बात होगी कि जो टॉक्स हैं वो आगे कहाँ एंड होती हैं और कितने नंबर्स में ये जो एयरक्राफ्ट हैं उनको लिया जाता है और किस तरीके से लिया जाता है। बाकी जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।